नमस्कार मित्रों, शर्मा क्लासेस पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मित्र, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में वर्णमाला का भाग 1 पढ़ाया था और आज हम उसी के उसी के आगे से आज वर्णमाला का भाग 2 एक सरल भाषा में आसान तरीके से मित्र समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस छोटी छोटी सी वीडियो मित्र आपको हर एक प्रश्न को हमने कवर करने का जो है प्रयास किया है। जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बनते हैं उन सबको हमने इंक्लूड किया है। आइए बड़ी आसान तरीके से हम लोग जो है सीखते हैं। बिना बात किए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आप लोगों को हमने स्वर के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ाया था और उनके प्रकार के बारे में अच्छे तरीके से हमने जाना था। आइए व्यंजन को देख लेते हैं। जो स्वरों की सहायता से वर्ण का निर्माण करते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन किन्हें कहेंगे आप? जैसे एक क है, क में हमारा अगर वर्ण विच्छेद करेंगे, क को आप तोड़ेंगे तो यह क प्लस अ से मिलकर बनता है। इसलिए इस क में हमारा अ स्वर भी है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं और ये स्वर की सहायता से वर्ण का निर्माण करेंगे। जो स्वरों की सहायता से वर्ण का निर्माण करते हैं इसलिए इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ण के दो रूप होते हैं, एक स्वर रहित व्यंजन होता है, दूसरा हमारा स्वर सहित व्यंजन होता है। स्वर रहित का मतलब होता है कि उसमें स्वर न हो, अर्थात शुद्ध व्यंजन जिसमें हलंत लगा हो, उसे आप स्वर रहित व्यंजन, शुद्ध व्यंजन या आधा वर्ण कहते हैं। और दूसरा हमारा स्वर सहित व्यंजन होता है जिसमें स्वर रहते हैं। जैसे हमारा क है, इसको जब तोड़ेंगे आप तो यह क प्लस अ से मिलकर के बनेगा। व्यंजनों का वर्गीकरण मित्र आइए देख लेते हैं। जिस तरह से हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा उसी तरीके से हम व्यंजनों का वर्गीकरण भी देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन, जो पहला वर्गीकरण है उच्चारण के आधार पर व्यंजन। उच्चारण के आधार पर मित्र व्यंजन 4 प्रकार का होता है। आपका स्पर्श व्यंजन या इसी को स्पृष्ट व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल 25 होती है। यह क से लेकर के म तक होते हैं। ये 5 वर्गों में बटे होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के नाम पर ही वर्ण का नाम होता है। इसको आप 60 तरीके से याद कर सकते हैं। कचट तप एक ट्रिक है। कचट तप का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कुल इसी तरह ये 5 वर्ग में बटे होते हैं। आइए देख लेते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ आता है और आपका च वर्ग में च, छ, ज, झ यहाँ आता है और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ आता है और त वर्ग में त, थ, द, ध, न आता है और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म आता है। तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि स्पर्श संघर्षी सप्रवाह व्यंजन किस वर्ग को कहा जाता है? तो च वर्ग को, अर्थात च, छ, ज, झ जो यह है ये हमारे स्पर्श संघर्षी सप्रवाह व्यंजन कहलाते हैं। ट वर्ग को आप इसे कठोर या कर्कश व्यंजन कहेंगे। मित्र ये छोटी छोटी बातें एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हमने आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको इस वीडियो में हमने कम समय में ही आपके लिए इंक्लूड किया है। आप देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद यह समझ पाएंगे कि हमारे वीडियो में आपको हर एक वो प्रश्न मिलेंगे जहां से एग्ज़ाम की दृष्टि से वर्तमान समय में प्रश्न बनते हैं। तो कठोर या कर्कश व्यंजन किसे आप कहेंगे? ट वर्ग को। जो हमारा ये 5वां वर्ण है, अंगा, इया, या अड़ा, या न, या म, ये सब है, इसको आप अनुस्वार वर्ण कहते हैं। ये आपस में बदलते भी हैं। वायु केवल नाक
से निकलती है इस वर्णों में, और इन्हें आप अनुस्वार वर्ण भी कहते हैं। मित्र, अब इनके उच्चारण स्थान को याद करने की भी ट्रिक है। आप स्वर का उच्चारण स्थान समझ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था स्वरों का उच्चारण स्थान। आइए हम अब व्यंजनों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, यानी कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ से होता है, और च वर्ग का तालु से होता है। इसको आप याद करने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं। KTM 2, KTM 2, के से हमारा कंठ हो गया, टी से हमारा तालु हो गया, एम से हमारा मूर्धन्य हो गया, और डी से हमारा दंत्य हो गया, ओ से हमारा ओष्ठ हो गया। ये जो लिखा है मित्र के, अर्थात के से या हम कंठ से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं हमारा क, ख है, ग है, घ है, अर्थात क वर्ग पूरे आते हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं, और साथ ही साथ अ, आ, ह और विसर्ग भी कंठ से उच्चारित होते हैं। इसी तरह आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। च वर्ग जो कि तालु से उच्चारित होता है, च वर्ग में च, छ, ज, झ आते हैं, और छोटी ई, बड़ी ई, य और स ये सभी तालु से उच्चारित होते हैं। उसी तरह मूर्धन्य ट वर्ग जो है हमारा मूर्धन्य से उच्चारित होता है, साथ ही साथ रि और ये श और ये र ये भी मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं। त वर्ग हमारा दंत से उच्चारित होता है, और साथ ही साथ ल, स, ज व भी दंत से उच्चारित होते हैं। प वर्ग हमारा जो है ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, और साथ ही साथ उ और बड़ा उ ये भी हमारे ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। हमने आपको अभी जस्ट व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया, क, च, ट, कचट, तप वर्गों के बारे में समझाया। इतने प्रश्न मित्र जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमने आपसे चर्चा की। आइए आगे देखते हैं। जैसे ये हमारा क, ख, ग ये इनका उच्चारण स्थान अली जिह्वा होता है। पंचम वर्ण या पंचाक्षर या अनुस्वार वर्ण और नासिक वर्ण, नासिका वर्ण ये सब एक ही हैं। ये 5 वर्ण होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो वह व्यंजन का दूसरा प्रकार होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, वो हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है मित्र। य, व, र, ल होता है। इसमें य, व को हम अर्ध स्वर कहते हैं, र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन ल को कहा जाता है। ये चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे आप कंठस्थ रखेंगे। उष्म व्यंजन या उष्मान संघर्षी व्यंजन, नाम एक ही है इनका। आइए इनको देख लेते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय मित्र जब ऊर्जा ज़्यादा लगे इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, स, ख, श, ह होती है। चौथा हमारा संयुक्त व्यंजन होता है, छ, त्र, इज्ञ और श्र होते हैं। इनका मित्र संयुक्त व्यंजन अर्थात जो मिल करके 2 वर्ण के निर्माण के बाद बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ हमारा जो है क प्लस स से मिल करके बनता है, त्र हमारा त प्लस र से मिल करके बनता है, ज्ञ हमारा ज प्लस य से मिल करके बनता है। उसी तरह श्र हमारा श प्लस र से मिल करके बनता है। ये पूछा जाता है मित्र, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ह एक कंठ से उच्चारित होता है, इसे हम काकल्य वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मित्र र के 3 रूप होते हैं। पहला पदेन रूप, सामान्य रूप और रूप होता है। इसे क्रमागत में यह हमारा इसमें पूरा र है, क्रमागत। क्रम में जो ये मात्रा है ये
पदेन रूप का है, इसमें र पूरा होता है। सामान्य रूप जैसे र है लिखा जाता है वो हमारा सामान्य रूप होता है। अब एक रूप जिसे हम उड़नता र भी कहते हैं, ये आधा र होता है। इन सब र के बारे में आप इनके अंतरों को ध्यान में रखेंगे। उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, या इसे ताड़नजात व्यंजन कहते हैं अथवा द्विस्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है, या विकसित वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या मित्र 2 होती है, ड और ढ होती है। उच्छिष्ट व्यंजन में बिंदी के लगाने के नियम भी होते हैं कि बिंदी कहाँ लगती है, कब लगती है, किस वर्ण के बाद नहीं लगती है। इन सब चीज़ों का आप जब इस नियम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अनुस्वार जब ड और ढ के पहले या बाद में हो तो भी बिंदी नहीं लगाई जाती है। जैसे आडंबर है, अगर अनुस्वार के पहले या बाद में है तो बिंदी नहीं लगाई जाती है। उपसर्ग के बाद भी बिंदी नहीं लगाई जाती। जैसे हमारा नि उपसर्ग है और इसके बाद हम बिंदी नहीं लगाएंगे उच्छिष्ट व्यंजन में। जहाँ 2 बार वर्ण हो वहाँ बिंदी नहीं लगाई जाती। अंग्रेजी के शब्दों में बिंदी नहीं लगाई जाती। जैसे रोड है, आप देख सकते हैं ढ से शब्द हमारा शुरू नहीं होता, अर्थात हम कोई शब्द शुरू कर में जब लिखते हैं, उच्चारित करते हैं तो उसमें हम बिंदी नीचे नहीं लगाते हैं। इस तरीके से आपका ढक्कन लिखा हुआ है। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। मित्र अभी हम उच्चारण स्थान के आधार पर देखे हैं। दूसरा हमारा श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार का होता है। एक हमारा अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है। यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप हमेशा कन्फ्यूज होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण और घोष आघोष में। मित्र आइए बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और एक सरल तरीके से सीख सकते हैं आप। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में शरीर से थोड़ी वायु बाहर निकले अल्प प्राण कहते हैं। अल्प का मतलब ही होता है मित्र थोड़ा या कम, और प्राण का मतलब वायु होती है। अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करें तो उसमें थोड़ी जब वायु निकले तो उसे आप अल्प प्राण कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग का, जो अभी आप व्यंजन का वर्ग 1 2 3 4 5 वर्ग देखे हैं, 25 वर्ण जो स्पर्श के होते हैं, उन्हीं के बारे में कह रहा है कि जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवां और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन य व र ल, ये और आपका ड जो उचित व्यंजन ड है और स्वर, ये सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण आपके होते हैं। देखिए जब आप एक साथ याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण वर्णों की जो संख्या होती है 15 वर्ण होते हैं। उसी तरह महाप्राण अर्थात ज़्यादा वायु जब निकले उससे हम महाप्राण कहते हैं। यह दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन स क श और उच्छिष्ट व्यंजन जो हमारा ढ होता है इसमें महाप्राण में आते हैं। स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजन, यह 2 प्रकार के होते हैं मित्र। सघोष या घोष कहते हैं, दूसरा हमारा अघोष होता है। सघोष या घोष हम उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु पहले शरीर के अंदर घूमती हो फिर गूंज के साथ बाहर निकलती हो, उसे हम घोष या अघोष कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवां और अंतस्थ साथ ही साथ ह और स्वर भी घोष या सघोष होते हैं। अघोष जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज या कंपन ना हो या इसमें उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता हो, उसे हम अघोष कहते हैं। ये जो परिभाषा मित्र लिखा गया है ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे गंभीरता से लेंगे। प्रत्येक वर्ग का एक पहला, दूसरा और श ख स ये सब अघोष में आते हैं। वर्णमाला का व्यवस्थित रूप देख लेते हैं। स्वर वर्ण 11 होते हैं
आ ई ई ऊ री, इसी तरह आप देख लिए होंगे पिछले वीडियो में। अस्पर्श व्यंजन 25 होते हैं क से लेकर के म तक। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं और अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। अगर आप इन सभी को काउंट करेंगे मित्र तो ये 52 वर्ण अर्थात 52 वर्ण होते हैं। मूल व्यंजन जब पूछा जाता है 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऊष्म के 4 व्यंजन और अंतस्थ के 4 और स्पर्श व्यंजन की 25। इन तीनों को आप जब काउंट करेंगे तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आइए हम वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास क्या होता है। वर्ण विच्छेद मित्र सीखना आपको इसलिए ज़रूरी है कि यह आगे जब वर्णमाला का शब्दकोश पढ़ेंगे तो इसमें बहुत काम आता है, इसलिए आपको वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास आना चाहिए। क का जब वर्ण विच्छेद जब इसे आप तोड़ेंगे तो यह क प्लस अ से मिलकर के बना है। मार्मिक को देखते हैं। म हो जाएगा, उसके बाद हलंत और म में आ की मात्रा है तो अ हो जाएगा। इसमें जो मित्र आधा होता है उसमें आधा र है और फिर म है और छोटी ई की मात्रा ई और कै प्लस अ हो जाएगा। आप इसमें वर्ण विच्छेद में ध्यान यह रखेंगे कि आधे वर्ण में मात्रा नहीं होती है, ठीक है, इससे आप समझेंगे। छत्री जैसे लिखा है, यह छ क प्लस स से मिलकर के बना है और अ त प्लस र फिर ई फिर य और अ से मिलकर के बनेगा। इसमें व्यंजन वर्ण 5 हो जाएंगे अगर आप काउंट करेंगे और स्वर वर्ण 3 हो जाएंगे। कुल छत्री में वर्ण 8 होगा अगर आप स्वर और व्यंजन दोनों को ऐड करेंगे तब। इसी तरह सृष्टि में स में हलंत होगा और फिर मात्रा देखेंगे री की है तो री, फिर ये स फिर ट फिर यू हो जाएगा आपका। गंगा में देख लेते हैं मित्र। गंगा को आप इस तरह से भी लिख करके समझ सकते हैं। ग प्लस अ हो जाएगा और फिर एंगा और फिर ग प्लस आ हो जाएगा। उसी तरह आधिक्य में आ प्लस ध प्लस ई प्लस क प्लस य और अ से मिलकर के बनेगा। मित्र यहाँ पर आ को हम अ प्लस अ से मिल करके इसकी उत्पत्ति हुई है आ की, ठीक है। इसका आ एक वास्तविक रूप है। इसे आप अ प्लस अ नहीं लिखेंगे, यह उत्पत्ति को बताता है। अगर आप जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप सिर्फ केवल और केवल आ आप लिखेंगे। आ प्लस ध में हलंत होगा और फिर छोटी ई की मात्रा फिर क फिर य और अ हो जाएगा। उसी तरह हमारा अर्ध है। अ यह र और द ध और अ से मिलकर के बना है। आइए अनुस्वार संबंधित नियम को देख लेते हैं कि अनुस्वार कहाँ लगता है। कहीं कहीं आपको पंचमाक्षर देखने को मिल जाता है, कहीं केवल अनुस्वार लगाया जाता है। इसमें क्या इसका नियम है इसको आइए देख लेते हैं। यदि अनुस्वार के बाद अगर मित्र अनुस्वार जो बिंदु पर लगी रहती है, अनुस्वार के बाद अगर आपको य व र ल श ख आए तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ बिंदी का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात अनुस्वार का ही प्रयोग वहाँ पर होता है। वहाँ पंचमा अक्षर का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो कर कहाँ सकते हैं पंचमा अक्षर का प्रयोग, आइए इसको देख लेते हैं। यदि अनुस्वार बिंदी के बाद कचट तप जो अभी बताए हैं आपको, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग ये प वर्ग अभी जो पीछे बताए हैं, इन क वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, जैसे क ख ग घ अंगा कोई आ जाए, च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, इनमें से कोई वर्ण आए तो हम वहाँ पर अनुस्वार बिंदी भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ या फिर पंचमाक्षर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे हम अनुस्वार का प्रयोग करें चाहे पंचमाक्षर का प्रयोग करें,
ठीक है। लेकिन ध्यान रहे जब पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे तो उसे अनुस्वार के बाद आधे वर्ण में लिखा जाता है। आधे वर्ण आपको हम पहले ही बता चुके हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे ऐंगा को आप हलंत से आधे वर्ण लिख सकते हैं, ए को इस तरीके से, अड़ा को इस तरीके से, न को आप ऐसे आधा लिख सकते हैं और म को आधा म इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप यह सीख चुके हैं कि हम कब अनुस्वार का प्रयोग करेंगे बिंदी का, और कब हम अनुस्वार या पंचमाक्षर दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। और पंचमाक्षर का अगर प्रयोग करते हैं तो हमें आधे वर्ण लिखने होते हैं। सिर्फ छोटा सा ये 2 नियम है मित्र, इसे आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ संशय लिखा है तो स के ऊपर हमारा अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद हम देखेंगे यहाँ वर्ण स आ रहा है, तो हम इसमें जो है पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मित्र? अभी आपको हम नियम बता दिए हैं कि य व र ल श ख अगर अनुस्वार के बाद आए तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार अर्थात बिंदी का ही प्रयोग करेंगे, वहाँ पर पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं होता है। और पंचमाक्षर जैसे कहाँ होता है, बिंदी का भी और पंचमाक्षर का भी देख लेते हैं। जैसे गंगा लिखा है, अब देखिए ग के ऊपर बिंदी ऊपर है, अनुस्वार है और ग के बाद हमारा ग आ रहा है, अर्थात यह ग क वर्ग का एक वर्ण है। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंगा आता है, तो ये ग आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम पंचमाक्षर का प्रयोग कर सकते हैं और हम अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए यह दोनों सही है। गंगा जो ये गंगा ऊपर वाला लिखा है और फिर अया को आधे करके लिखा है, ये हमारा दोनों सही है। आइए हम अब हिंदी शब्दकोश में अर्थात जो हिंदी की डिक्शनरी में वर्णों का व शब्दों का निश्चित स्थान होता है, यहाँ परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको देख लेते हैं। मित्र अगर हम शब्दकोश की बात करते हैं तो यहाँ इनका क्रम होता है। क्रम कैसे होता है कि पहले हमारा अर्धचंद्र बिंदु आता है, फिर अनुस्वार आते हैं और उसके बाद 11 स्वर वर्ण आते हैं, विसर्ग वर्ण, और उसके बाद स्पर्श व्यंजन तथा अंतस्थ व्यंजन और लास्ट में आपका उस व्यंजन आते हैं। ये क्रम आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का उचित या निश्चित स्थान रख सकेंगे। संयुक्त व्यंजन का हिंदी शब्दकोश में स्थान जिन 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं उनमें से पहले वर्ण के बाद का होगा। अर्थात अगर हम आपको संयुक्त व्यंजन बताए हैं, छ त्र इक्याश्री होते हैं, अर्थात मित्र जो 6 वर्ण क प्लस स से मिलकर बना है, अगर पूछा जाए कि क के बाद कौन सा वर्ण आएगा तो आपका यह छ होगा, त के बाद कौन सा वर्ण आएगा तो त्र हो जाएगा, ज के बाद कौन सा वर्ण आएगा तो ज्ञ हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है, केवल यह संयुक्त व्यंजन में होता है। और आपके लिए जो शब्दकोश या वर्णों का शब्दों का स्थान जानने के लिए आपको ये क्रम अवश्य आपको याद होने चाहिए। शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम होगा। 2-3 शब्द आइए देख लेते हैं। आप शब्दकोश का सही क्रम तभी रख पाएंगे जब आपको वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास करना आता होगा। जैसे यहाँ पर देखिए तर्क है, तो तर्क जैसे मित्र यहाँ तर्क लिखा है, शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम हमें बताना है। तर्क, ये जो तर्क लिखा है यहाँ त है, फिर अ से मिले एक बनेगा, फिर र से, फिर क से, फिर अ से, फिर तक्र है, तक्र त प्लस अ से मिल करके फिर जो हमारा क है, फिर जो पूरा र है, फिर अ से मिल करके बनेगा। आप फिर इसी तरह वर्ण विच्छेद तंका भी करेंगे तो फिर अ हो जाएगा, फिर आपका ग हो जाएगा, फिर आपका अ हो जाएगा।
अब इन शुरू में इन तीनों में त सब में है, तो इससे इससे आपको इससे तो पता नहीं चल पाएगा कौन सा हमारा शब्द पहले होगा। फिर हम दूसरे वाले देखते हैं, फिर दूसरे में हमारा अ है, फिर अ है, फिर है, अर्थात अनुस्वार है। तो अगर आपको मित्र यह नियम पता होगा कि पहले कौन सा आता है, अगर यह आपको पता होगा कि जो क्रम है, पहले आपका अर्धचंद्र बिंदु आता है, दूसरा फिर अनुस्वार आता है, फिर स्वर वर्ण, फिर विसर्ग, फिर उसी तरह स्पर्श व्यंजन आता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे अनुस्वार वाला पहले होगा। अर्थात हमारा जो क्रम होगा, पहले तंग होगा, फिर तक्र होगा, फिर तर्क होगा। इसी तरह छति, त्रास और श्रम धुति में इसमें पहले कौन आएगा उसको देख लेते हैं। जैसे ये हमारा छ है, त्र है, स्र है, द है। आपको पता होगा कि जो संयुक्त तो वर्ण होते हैं हमारे, जो ये छ होते हैं और त होते हैं, ये सब इनकी संख्या 4 होती है। तो पहले छ आता है, इसलिए हमारा इसमें क्षत्रिय पहले होगा। इसी तरह क्या और कंचन, कृपा, कमल में इसमें पहले कौन आएगा इसको देख लेते हैं। पहले क है, फिर क पे अनुस्वार लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही पकड़ सकते हैं कि क पे जो पहला है अनुस्वार है, अर्थात अनुस्वार हमारा पहले आता है, तो यह पहला इसका क्रम हो जाएगा कंचन। इसमें पहले कौन आएगा? कंचन आएगा। मित्र, हमने आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने प्रश्न बन सकते हैं या फिर जो वर्तमान समय में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, सब को इंक्लूड करने का हमने कोशिश किया है। और अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, मतलब किसी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे तरीके से मित्र समझ में आएगा। अगर हमारा वीडियो मित्र अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। मित्र, हम ये जो इसका PDF है आपको प्रोवाइड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मित्र, अब हमारा जो वर्णमाला से नेक्स्ट इसके बाद का जो वीडियो होगा, कोई आपके जो हित में अच्छे टॉपिक होंगे, वैसे तो सभी अच्छे मित्र टॉपिक हैं, हम ज़रूर लेकर आएंगे। थोड़ा सा समय का मित्र अभाव है, कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी टॉपिक को कवर किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद मित्र।